नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय आर्य भाषा के 3 चरणों में विभाजित कर चुके थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक, यहाँ तक हो गया था। अब आज हम जो है इकाई 1 के अंतर्गत UGC नेट सिलेबस में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन करेंगे। तो आज यहाँ इकाई 1 का हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन पिछले वीडियो में हो गया है। अब आज जो है भारतीय आर्य भाषा के पहला चरण जो है प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो इसमें 2 आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वैदिक संस्कृत। ठीक है, और दूसरा लौकिक संस्कृत। ठीक, अब हमारा आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। कौन सा? मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, अब मध्यकालीन आर्य भाषा को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। किसमें? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। या इसी में अवहट्ठ। ठीक है, किसमें? पाली, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा अवहट्ठ। अब पाली का समय देख लेते हैं, प्राकृत और अपभ्रंश का। जब हम पाली का समय देखते हैं तो हमारे पास जो है 500, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। कितना? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। वहीं प्राकृत का 1 ईस्वी से, ये दूसरा चलता है। पाली का 500 से 1 ईस्वी, फिर यहाँ प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और फिर यहीं 500 से 1000 ईस्वी। अगर हम अवहट्ठ देखते हैं तो जो है अवहट्ठ का समय 900 से 1000 ईस्वी। ठीक है, ये हमारा विभाजन हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा का। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या अवहट्ठ। ये तो हमारा इतना विभाजन हो गया। अब हम देखते हैं पाली भाषा का नंबर 1। किसका? पाली भाषा। जब हम पाली भाषा देखते हैं तो सबसे पहले हम आता है पाली शब्द की उत्पत्ति। पाली शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, जब हम पाली शब्द की उत्पत्ति देखते हैं तो पाली शब्द जो है पल्ली से हुआ है। किससे? पल्ली से। ठीक है, अब पल्ली से हुआ है पाली शब्द, तो पल्ली का अर्थ होता है, पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्राम। जब पल्ली का अर्थ ग्राम होता है तो पाली भाषा का अर्थ हुआ ग्रामीण भाषा।
क्या हो गया, पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली से, पल्ली का अर्थ ग्राम हुआ, तो पाली भाषा का अर्थ हो गया ग्रामीण भाषा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं पाली भाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। तो कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें। नंबर 1, कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने या रक्षा करने वाली भाषा कहते हैं। ठीक है, पाली को क्या कहते हैं, बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली। ठीक है, अब वहीं हम देखते हैं बौद्ध धर्म में पाली भाषा। ठीक है, बौद्ध धर्म किस भाषा में है, पाली भाषा। तो दूसरा, बौद्ध धर्म किसमें है, पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म के सारे उपदेश, सारे साहित्य जो है पाली भाषा में है। ठीक है, तो इनके बौद्ध धर्म के कौन से 3 हो गए साहित्य, 3 इनके आते हैं भाषा में अर्थ। पहला क्या है, सुत्त पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के पहला कौन ग्रंथ हो गया, शुद्ध पिटक। दूसरा क्या है, विनय पिटक। बहुत गर्मी है। दूसरा क्या हो गया, विनय पिटक। और तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीनों किस भाषा में है, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, अब सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश। शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश। ठीक है, और वहीं विनय पिटक, विनय पिटक में जो है अर्थ संचालन, मतलब बौद्ध शिक्षा का संचालन जो मठ होते थे। ठीक है, वहीं अभिधम्म में, अब अभिधम्म पिटक में जो है धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। क्या, धर्मों का विस्तृत रूप से विशद विश्लेषण। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक, अब हम देखते हैं पाली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है, और ध्वनि संरचना पाली भाषा की। अगर हम पाली भाषा की ध्वनि संरचना, ठीक है, जब हम पाली भाषा की ध्वनि संरचना की बात करते हैं तो कच्चायन के अनुसार कितनी ध्वनि संरचना है पाली में, कच्चायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ हैं पाली भाषा में। ठीक है, कितनी, 41 ध्वनियाँ। इसमें जो है 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन। ठीक है, ये एक विद्वान के अनुसार हो गया 41 ध्वनियाँ, 8 स्वर, 33 व्यंजन। कभी कभी पूछ लेते हैं पाली भाषा में कितनी ध्वनियाँ, 41, 8 स्वर, 33 व्यंजन। वहीं मोगलान के अनुसार देख लेते हैं, मोगलान के अनुसार कितने हैं,
43 ध्वनियाँ। कितनी? 43। कितने? 43 में 10 स्वर हो गए और 33 व्यंजन। ठीक है, ये इतना हो गया, ध्वनि संरचना हो गई। अब वहीं सारा कुल जो स्वर, व्यंजन और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम जितने हैं सब संस्कृत हिंदी के अनुसार ही चलते हैं, बौद्धिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अनुसार ही। इसमें जो है हिंदी से जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है? संस्कृत से परिवर्तन जो हुआ है, इसमें नपुंसक लिंग नहीं चलता। क्या? नपुंसक मतलब 2 ही लिंग। ठीक, नपुंसक लिंग पालीधन में नहीं पाई जाती है। और क्या? यहाँ द्विवचन भी नहीं पाया जाता। ठीक है, द्विवचन नहीं पाया जाता है। ठीक, यही 2 परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। पाली भाषा से महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए ग्रंथ, यहाँ लिख लीजिए ग्रंथकार, यहाँ समय। ठीक है, अब पहला ग्रंथ कौन सा है? अट्ट कथा साहित्य। ठीक, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? विशुद्ध कथा। ठीक है, 2 ग्रंथ हो गए। अब इसके ग्रंथकार कौन से हैं? आचार्य बुद्धघोष। ठीक, विशुद्ध कथा के यही हैं आचार्य बुद्धघोष। ठीक, 2 हो गया। अब इन दोनों को समय देख लेते हैं। इनकी 5वीं सदी में है, ये भी 5वीं सदी में है। ठीक है, ये 2 ग्रंथ हो गए। अब हम तीसरा ग्रंथ देखते हैं, क्या? कच्चायन व्याकरण। ठीक है, कौन सा? कच्चायन व्याकरण। इसके ग्रंथकार कौन है? कच्चायन जी। ठीक, अब वहीं चौथा देख लेते हैं, मोगलान। मोगलान व्याकरण। ठीक, इसके ग्रंथकार कौन से हैं? मोगलान। 4 ग्रंथ हो गए। अब वहीं 5वां देख लेते हैं, सतनीति। कौन सा? सतनीत व्याकरण। ठीक है, इसके ग्रंथकार कौन से हैं? अंगवंश। इसका समय 1184। ठीक है, और मोगलान का समय 7वीं सदी। ठीक, सॉरी, ये मोगलान नहीं, महाकच्चायन का सदी, इसका नहीं, इसमें नहीं, समय नहीं पता। ठीक, ये इतने ग्रंथ हो गए महत्वपूर्ण। अब अगर बात आती है विशुद्ध कथा की, विशुद्ध कथा की बात आती है, तो विशुद्ध कथा को क्या कहा जाता है? व्याकरण कोश कहा जाता है। क्या? व्याकरण कोश। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा व्याकरण कोश कौन सा है? विशुद्धि कथा। ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कहा जाता है। ठीक, और इसे साथ ही साथ बौद्ध साहित्य कोश भी कहा जाता है। क्या? बौद्ध साहित्य कोश भी
कहा जाता है। तो ये पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए, ग्रंथकार हो गए और इसका समय हो गया। पाली भाषा में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं मध्यकालीन भाषा के प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा से संबंधित। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।